दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 12 दक्षिण भारत 6वीं से 11वीं शताब्दी। इस अध्याय में आप दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश, प्रमुख शासकों तथा इनके काल की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियाँ, प्रशासन, कला साहित्य, स्थापत्य और विदेशियों से संपर्क के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो 6वीं कक्षा के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 12 दक्षिण भारत 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी। दोस्तों दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों और संगम साहित्य से प्राप्त होती है। संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के 3 राज्यों चेर, चोल और पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है और 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय हुआ और आज की वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो प्राकृतिक रूप से आप देख सकते हैं दोस्तों, विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है और पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है और इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का उदय हुआ। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया और इन राज्यों ने कला और साहित्य के विकास पर विशेष जोर दिया। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी और इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया। यहाँ पर मानचित्र में आप दक्षिण भारत को समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, नर्मदा नदी से जो उत्तर का भाग है उत्तर भारत और विंध्य पर्वतमाला यानी नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत श्रेणी से दक्षिण का भाग दक्षिण भारत कहलाता है और इसके पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है दक्षिण भारत कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे, जिनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंतिदुर्ग था और इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेड़ को बनाया, जो आधुनिक शोलापुर यानी महाराष्ट्र के निकट थी। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना और कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का आरंभ दंतिदुर्ग से लगभग 726 ईस्वी में हुआ था। उसने शुरू में नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद इन शासकों ने मान्यखेत, जो कि आधुनिक मालखंड है, उसको अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ पर देखिए कैलाश मंदिर एलोरा का जो है आंतरिक दृश्य इस चित्र में आप देख सकते हैं। एक मानचित्र है, इसमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में, तो आप इसको समझिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, जो आधुनिक महाराष्ट्र है, वहाँ पर कौन सा राष्ट्रकूट वंश था। तो आप देखिए आधुनिक महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के बारे में दिया गया है 753 ईस्वी से 973 ईस्वी तक गोविंद तृतीय। और दोस्तों आप जान सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश जो है 753 से 973 ईस्वी तक रहा। गोविंद तृतीय ने 783 से 814 ईस्वी और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने 921 से 965 ईस्वी तक शासन किया था। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर बादामी के चालुक्य वंश के बारे में जानते हैं।
चालुक्य। तो ये जो कर्नाटक का, आधुनिक कर्नाटक का क्षेत्र है, ये बादामी के चालुक्य वंश का है और इस वंश ने 550 से 753 ईस्वी तक शासन किया। और इसमें चालुक्य वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ। इसका शासनकाल 610 से 652 ईस्वी था। कांची के पल्लव वंश, पल्लव वंश आप देख सकते हैं यहाँ पर बैगनी कलर से, ये पल्लव वंश जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। आप देखिए दोस्तों, पल्लव वंश कांची का जो आप देख सकते हैं इस चित्र में, तो ये पल्लव वंश 575 से 897 ईस्वी। और पल्लव वंश में महत्वपूर्ण शासक नरसिंह प्रथम हुआ, 630 से 660 ईस्वी इनका शासन रहा। इसके अलावा चोल वंश आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वंश रहा और इनकी राजधानी तंजौर थी। 895 से 1279 ईस्वी। इसमें महत्वपूर्ण शासक देखिए, राजराज प्रथम का जो शासनकाल रहा वो 985 से 1012 ईस्वी। और राजेंद्र प्रथम चोल वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, 1012 से 1044 ईस्वी इनका शासन था। आगे अब देखिए थोड़ा सा वातापी के चालुक्य वंश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। वातापी का आधुनिक नाम वादामी है, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इसी वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था और चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में विरूपाक्ष मंदिर को दर्शाया गया है। अगला है पल्लव वंश। तो दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में ये स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राजसिंह आदि शासक हुए और इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया। ये मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है और पल्लवों के शासनकाल में कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। तो यहाँ महाबलीपुरम का एक रथ मंदिर आपको दिखाई दे गया। अब आइए चोल वंश के बारे में जानते हैं। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। ये एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। 2री शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता और 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य विस्तार किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। आइए इन दक्षिण भारतीय राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था और इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर उसका नियंत्रण होता था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु और गांवों को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रमवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे और सिंचाई के लिए वे तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे और आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। और यहीं से स्थानीय स्वशासन आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है। दोस्तों, यहाँ पर इन राज्यों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इस समय समाज में 2 ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ही थे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर और सुसज्जित होते थे, गरीबों के घर सादे होते थे और फर्श कच्ची ईंट की होती थी। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी न थी। कृषि मजदूर दासों की तरह ही होते थे। दोस्तों, धार्मिक स्थिति दक्षिण भारतीय राज्यों की कैसी थी? तो दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। वे बौद्ध और जैन धर्म के विहारों और मंदिरों के निर्माण के लिए दान दिया करते थे।
समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बनाया था। दोस्तों, कला और संस्कृति को बढ़ावा। तो देखिए, दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। इनके शिखर आयताकार, ऊंचे और कई मंजिलों में होते थे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने करवाया। ये 14 मंजिला ऊंचा है और इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर तांडव करते हुए शिव को जो है नटराज के रूप में दर्शाया गया है। साहित्य की प्रगति के बारे में जानते हैं तो दोस्तों, दक्षिण भारत के राजा शिक्षा और साहित्य के प्रेमी थे। दक्षिण भारत में संस्कृत और तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की पर्याप्त उन्नति हुई थी। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में रहते थे। कंबन ने जो रामायणम ग्रंथ लिखा है, जो कि तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति कंबन का रामायण जो है दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। आइए आय के स्रोत के बारे में देखते हैं। तो व्यापार और कृषि दक्षिण भारतीय समाज के आय के स्रोत थे। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता था। वे अपने इन प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे। दक्षिण पूर्व एशिया से इनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे और प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम और मिस्र के साथ, दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ और वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था, जो स्थानीय और सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान और गन्ना की अच्छी उपज होती थी। दोस्तों, दक्षिण भारत के राज्यों का विदेशों से भी संपर्क था और आप जान लीजिए, चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी और इसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के भूभाग, लंका, निकोबार द्वीप, मलाया और मलाया द्वीप समूहों में अपने संपर्क बनाए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, जहां उन्होंने बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुंचे और विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित होकर भारतीय विचार, कला और रीति रिवाज अपनाते गए। दोस्तों, इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रचार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंबोज यानी आधुनिक कंबोडिया और चंपा, जिसके शासक शैव थे, इन्होंने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए, जिससे भारतीय कला, साहित्य और भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहाँ की स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है और इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई संस्कृत के शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए, रामायण आधारित लोक नाट्य करते हुए लोगों को यहाँ पर दर्शाया गया है और देखिए यहाँ पर रामायण का मंचन करते हुए दर्शाया गया है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, आप जानते हैं, और ये मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। तो अंकोर वाट जो कि मंदिरों का बहुत बड़ा समूह है, देखिए ये कंबोडिया में स्थित है। दोस्तों, ये अद्भुत बात है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं अपितु बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। बौद्ध धर्म की शुरुआत या स्थापना भारत में हुई थी, लेकिन इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का जो है मानने वाले बहुत लोग हैं और बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन राजाओं और शासकों ने विदेशों में धर्मों के प्रचार प्रसार में बहुत अधिक रुचि दिखाई थी। अध्याय के बाद आइए देख लेते हैं अभ्यास प्रश्नों को, इसको हल कर लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आप जानते हैं राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दोस्तों कहाँ पर? मान्यखेत में थी। किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था? तो आप जानते हैं चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों श्रीलंका को जीता था।
दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया और इन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के राज्यों का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो आप जान लीजिए, यूनान, रोम, मिस्र, मलय द्वीप समूह और चीन के साथ दक्षिण भारतीय राज्यों का व्यापारिक संबंध था। चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन करिए। तो दोस्तों, चोलों की शासन व्यवस्था बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु और गांव को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रम अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे, सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे और आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। और यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव बताइए। तो दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। कंबोडिया और चंपा में भारतीय कला, साहित्य और भाषा का विस्तार हुआ। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी आज भी लोकप्रिय है, जिनमें अनेक संस्कृत शब्द हैं। संसार में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है और कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, जहां पर रामायण और महाभारत के चित्रों का अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के विषय में लिखिए। तो सबसे पहले अंकोर वाट के बारे में जानते हैं। अंकोर वाट बहुत बड़ा विशाल मंदिर जो है, मंदिरों का समूह है। ये मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। शंकराचार्य, तो दोस्तों, शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताकर एकेश्वरवाद का प्रचार किया। इससे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। रामानुजाचार्य, तो दोस्तों, 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के संत रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया था। यहाँ पर देखिए एलोरा मंदिर, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में विशाल चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया है और ये मंदिर कई मंजिलों वाला है। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों को भरना है आपको। आप देख सकते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। चोल काल में गांव को क्या कहा जाता था? तो ये कुर्रम कहा जाता था। अंकोरवाट मंदिर कहाँ पर? तो याद रखिएगा, कंबोडिया में स्थित है अंकोरवाट। पल्लव शासकों ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया जो कि विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अब आइए मानचित्र को देखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। तो राष्ट्रकूट वर्तमान में किस राज्य में है? तो आप जान लीजिए, राष्ट्रकूटों का शासन वर्तमान महाराष्ट्र में है। चालुक्य, तो चालुक्य कर्नाटक, चालुक्य शासन आधुनिक कर्नाटक में स्थित था। पल्लव, तो आप जानते हैं पल्लव जो है ये आंध्र प्रदेश में इनका साम्राज्य था। और चोल, ये तमिलनाडु में चोलों का शासन था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 6वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 12, दक्षिण भारत 6वीं से 11वीं शताब्दी। इसमें हमने दक्षिण भारत के प्रमुख वंश राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल वंश के प्रमुख शासक, उनकी शासन की विशेषताएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, प्रशासन, कला, साहित्य, स्थापत्य और विदेशियों से संपर्क के बारे में जाना। और ये पुस्तक दोस्तों प्रारंभिक तौर से इतिहास को समझने के लिए बहुत ही आसान है और इसमें बहुत ही आसानी से और रोचक शैली में तथ्यों को और महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्णित किया गया है ताकि आप आसानी से इन्हें पढ़ सकें और समझ सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।